नमस्कार, मैं पुष्कला स्कारिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रही हूँ। आज हम फ्रोजन शोल्डर के विषय में डॉक्टर बाबा साहेब चौहान जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, वेलकम टू दी हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अपने को पूरी जानकारी देंगे। सर, ये एक्चुअली काफी जनों में ये फ्रोजन शोल्डर बहुत सुना हुआ है। ये एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है? अचानक से हम सुन रहे हैं कि इनको बीमारी हुई है, यानी हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंस। डज दिस हैपन ऑल ऑफ अ सडन और नो? सो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर, ये तो अपना नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अच्छा। सो दैट मीन्स देयर इज पेन एंड स्टिफनेस ऑफ शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। ओके, मतलब जो अपने शोल्डर जॉइंट की जो नसें रहती है आजू बाजू की, तो वो सब टाइट हो जाती है। Okay. And this doesn't occur all of a sudden. It is very long process. So there are multiple causes. Most common cause is idiopathic. Idiopathic means cause is not known. Oh. Okay, 90% cases there is no cause. No cause. Okay. Okay, but in general it is associated with diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. Okay. So diabetic patients are very prone for this condition. Generally, females are affected more commonly, and that is into 30s, 40s. This age group is very common, between 30 to 50. अच्छा, तो ये यानी 30 to 40 के एज में ये ज्यादा पाया जाता है? Yes. ओके। एंड ये कैसे शुरुआत कैसे होती है सर? Initially, slowly pain will start. Mild discomfort will be there. Slowly, initially pain will be the first symptoms. Then gradually there will be stiffness. Okay. पहले ज्वाइंट में पेन होगा, फिर धीरे धीरे हाथ उठना कम हो जाएगा, या फिर उठाने में धीरे धीरे तकलीफ होगी। फिर बाद में पेन आपका कम हो जाएगा, वो स्टिफनेस रहेगी, फिर हाथ ही नहीं उठेगा, है ना। देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव मतलब जो हम खुद उठाते, वो भी नहीं होगी। पैसिव मतलब अगर मैंने आपका हाथ उठाया, आपने उठा रहे, मैंने उठाया, तो दोनों मूवमेंट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा एक कंडीशन रहता है जिसमें ये अपना नस टूट जाती है, शोल्डर लिगामेंट इंजरी होती है ना, रोटेटर कफ टियर। उसमें क्या होता है, आपका एक्टिव मूवमेंट नहीं होगा। आप हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन मैं अगर उठाऊंगा तो वो उठ जाएगा। ओके। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि बोथ द मूवमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, तो इसको ट्रीटमेंट क्या है? यानी इसका कोई फिजियोथेरेपी, अगर पहले से जानकारी, जैसे हाथ उठना कम होता है तो उसी टाइम में कुछ फिजियोथेरेपी करना पड़ता है कि क्या करते हैं लोग? क्या करना चाहिए? देयर आर बेसिकली 3 stages of this disease. Okay, first stage 1 that lasts for 4 to 5 months. Okay. In initial stage there is pain and mild stiffness. In stage 2 there will be lot of stiffness will be there. Okay. Pain will be less. And stage 3 is resolving phase. Thawing बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे सब ये कम हो जाएगा। इट इज एक्चुअली सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं, फिर भी ये धीरे धीरे चला जाएगा। बट इट मे टेक्स 1 to 2 years. ओके, ट्रीटमेंट हम जितने जल्दी इसको डायग्नोस करेंगे, जितने जल्दी इसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे, उतने जल्दी वो ठीक हो जाएगा। ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है, अपनी शोल्डर की नसें टाइट होती है, तो हमको उसको टाइट होने से उसको रोकना है। तो इसमें मेन ट्रीटमेंट रहता है फिजियोथेरेपी। ओके, फिजियोथेरेपी में हमको धीरे धीरे वो नसों को स्ट्रेचिंग करना है ना। जितना स्ट्रेचिंग करते रहेंगे उतना वो स्टिफनेस उसका कम रहेगा। ओके, एंड पेन के लिए ऑफकोर्स पेन होता है, तो पेशेंट पेन की वजह से कर नहीं पाते, तो पेन के लिए हमको कुछ मेडिसिन उनको देना पड़ेगा पेन कंट्रोल करने के लिए। और लिगामेंट की स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा सप्लीमेंट देना पड़ेगा, कोलेजन सप्लीमेंट। बहुत से पेशेंट में ऐसा भी होता है कि पेन की वजह से वो लोग फिजियोथेरेपी नहीं कर पाते। इवन विथ ओरल पेन किलर्स दे डोंट गेट पेन रिलीफ।
for that patient we can consider injections. ओके ओके, तो इंजेक्शन हम शोल्डर जॉइंट में देते, जहाँ पे नसों में टाइट रहती है वहाँ पे देते स्टेरॉइड का और ये इंजेक्शन। कितने दिनों में दिया जाता है इंजेक्शन? ये जनरली पहले तो शुरुआत में जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो शुरुआत में हम मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं। 90% पेशेंट मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ठीक होता है। जिनको इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, जो बहुत एडवांस स्टेज में आए, तो ऑलरेडी जिन्होंने दवा ये सब लेके देखा है, जिनको रिलीफ नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो केसेस में हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ओके तो अब अगर हम देखेंगे, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ओके, ये हमारा व्हाइट वाला स्ट्रक्चर इज बोन एंड दिस पिंक स्ट्रक्चर्स आर ऑल द लिगामेंट एंड कैप्सूल। ओके ओके, तो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर में ये जो कैप्सूल और लिगामेंट्स है, दे बिकम टाइट। नॉर्मली दीज आर फ्लेक्सिबल, यू नो, फॉर दिस मूवमेंट दिस स्ट्रक्चर हैज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये इसमें टाइट हो जाती है। अच्छा ओके, अगर ये टाइट हुए तो इनको हमको टाइट नहीं होने देना है। अगर टाइट रहते तो उनको हमको वापस रिलैक्स करना है ना। तो ये तो क्या मेडिसिन से रिलैक्स नहीं होते, फॉर दैट वी नीड अ फिजियोथेरेपी। सो हाउ मेनी इंजेक्शंस यू मीन टू से? जनरली 1 or 2 injections are enough. अच्छा Not many injections. And very rarely we can do surgery for these cases also. ओके Those who doesn't respond to injections. So सर्जरी करके हम लेजर से ये जो टाइट रहती है कैप्सूल, उसको रिलीज करते हैं। अच्छा 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 कैप्सुलर रिलीज सर्जरी बोलते हैं। ओके वो हमारा की होल सर्जरी से होता है। इट इज नॉट बिग सर्जरी बट इट रिक्वायर्स वेरी। ओके सर, ये कितने जनों में नॉर्मली ये पाया जाता है? इट इज वेरी कॉमन condition. Daily OPD we see 2 or 3 patients. Okay. And even in physiotherapy clinic they have many patients of this frozen shoulder. Many patients go directly to physiotherapist as well. Okay, because they know that treatment is physiotherapy. Patients are aware of this, and if we start early treatment, so the further progression can be avoided. Yes. Okay. थैंक यू डॉक्टर, हमसे इसके बारे में जानकारी देने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के ऊपर जानकारी देने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए धन्यवाद।